फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व में पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज को लेकर जो संघर्ष हुआ था उसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हमारे इतिहास में जाना जाता है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि अगर हम प्राचीन काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे इतने सारे लड़ाई के साधन यानी सोर्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो मेन सोर्स होता था उनका कि वो हमेशा लड़ाई ऐसी जगह करते थे जो कि हमेशा नदी के किनारे हो और जो कि ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता था, उसको लेकर ज़्यादा युद्ध हुआ करता था। अगर हम प्राचीन काल में बात करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जैसा पाटलिपुत्र, क्योंकि ये गंगा नदी के तट पर स्थित था और बहुत ही फर्टाइल एरिया था, इस वजह से इसको लेकर कई सारे संघर्ष चले। उसी तरह से बाद में चलकर कन्नौज का भी सेम वही स्थान हुआ, क्योंकि कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर ही स्थित है, इस वजह से यह भी बहुत ही फर्टाइल एरिया माना जाता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न साइड के हिस्ट्री की और अगर साउदर्न साइड की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे साउदर्न साइड की जो हिस्ट्री होती है उसमें छोटे छोटे राजा छोटे छोटे एरिया में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए नदी तो कोई थी नहीं, छोटी छोटी वहाँ पे नदियाँ हैं, तो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होते नहीं। तो जहाँ पे भी फर्टाइल लैंड होते थे उसको लेके मार होती थी और जो जीत लेता था वहाँ का राजा हो जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न साइड की, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा फर्टाइल एरिया होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा जो भी राजा ने राज किया वो काफ़ी बड़े एरिया में किया था। मैं आप लोगों को गुप्ता पीरियड पहले ही बता चुका हूँ, उसमें मैंने पाटलिपुत्र की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। तो गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज का सेम वही स्थान रहा जो कि कभी पाटलिपुत्र का हुआ करता था गुप्ता साम्राज्य के समय में। कन्नौज उस समय उत्तर भारत में राजनीति धुरी का प्रतीक था, अतः इन तीनों शक्तियों में कन्नौज आधिपत्य को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकूट संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज शासक युद्ध में पराजित कर कन्नौज पर आधिपत्य जमा लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे पहले इस पर अधिकार किया था गुर्जर प्रतिहार वाल। पारी पारी से एक एक वंश के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के पाल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 750 से 1750 एडी के बीच में। इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक कौन थे, तो वो थे गोपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, विग्रहपाल द्वितीय और महिपाल प्रथम, ये सीक्वेंस से आते हैं। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है महिपाल प्रथम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बीच का समय कुछ इनके पतन का समय माना जाता है। लेकिन जब महिपाल प्रथम आ गए थे, राजगद्दी पे बैठ गए थे, तो उसके बाद फिर से पाल वंश का बूस्टअप हो गया था। अगर हम बात करते हैं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, तो उनके अनुसार गोपाल एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ था। गोपाल ने ही नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की थी और गोपाल का उत्तराधिकारी बना था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है पाल वंश का। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो ये उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। जब आपको एग्ज़ाम देंगे, बड़ा एग्ज़ाम देंगे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी इस लेक्चर की। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर वत्सराज को पराजित कर कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो मैंने जैसा बताया था, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वाले वंश ने वहाँ पर शासन किया था कन्नौज को जीतने के बाद। उसके बाद कुछ समय के लिए पाल का भी आधिपत्य रहा था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध विहार की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी बौद्ध विहार की स्थापना? तो इन्होंने सोमपुर की पहाड़ी में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अक्सर ही देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बौद्ध भिक्षु हरभद्र सूरी को राजाश्रय प्रदान किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे देवपाल की, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 810 एडी से 850 एडी के बीच में। देवपाल एवं धर्मपाल दोनों ने परम स्वागत की उपाधि धारण की थी। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल
पाल को प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना था। 1850 से 988 ईस्वी तक का काल जो है पाल वंश के इतिहास की अवनति का काल माना जाता है, मतलब डिक्लाइन का काल माना जाता है। इसी के बाद अभी दोबारा आएंगे, जब मैं पहले बता चुका हूँ आपको महिपाल प्रथम, तो इसका दोबारा बूस्टअप हो जाएगा। जी आ गए महिपाल प्रथम, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 988 से 1038 के बीच में। तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इसने पाल वंश का विस्तार करने की कोशिश की। 1199 में बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन खिलजी ने पाल वंश का उन्मूलन कर दिया था, मतलब पाल वंश का पूरी तरीके से खात्मा कब हो गया था? 1199 के बाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से देखने को मिलता है, और जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो चालुक्य वंश के शासक थे। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था नागभट्ट, परंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज को। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक था मिहिर भोज प्रथम। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज प्रथम के समय ही भारत आया था, और यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप इसको पॉज करके वीडियो को आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर 50 बार पूछा गया है, तभी मैंने इसको यहाँ पे उठाया है। तो अब बात कर लेते हैं हम मालवा के परिमार की। तो परिमार मूलतः प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के जागीरदार हुआ करते थे। मतलब पहले ये राष्ट्रकूट और जो प्रतिहार वंश थे उनके जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ के शासक कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने उनको परास्त करके मालवा की स्थापना की, यानी परिमार वंश की स्थापना की। परिमार वंश का संस्थापक माना जाता है कृष्ण राज को। भोज परमार परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, और उदयपुर प्रशस्ति में भोज परमार की उपलब्धियों का उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ आपको मैं प्रशस्ति के बारे में बता दूँ, जहाँ पे भी प्रशस्ति आ गया इसका मतलब वहाँ पे राजा की तारीफ़ हो रही, भले झूठी ही तारीफ़ हो रही हो, लेकिन प्रशस्ति में हमेशा राजा की तारीफ़ ही होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में राजा की तारीफ़ की जाती थी तो उनको कई सारे गहने और गिफ्ट मिलते थे, इस वजह से वो सब झूठी तारीफ़ भी राजा की किया करते थे। इस वजह से इसमें जो साक्ष्य लिखे होते हैं उसका 100% हम नहीं कह सकते कि वो सही थे, क्योंकि कई सारे में तो ऐसी ऐसी लंबी लंबी चीज़ें बता दी जाती हैं कि वो इतने ताकतवर थे कि एक बार में 100 लोगों को हरा देते थे, 50 लोगों को मार देते थे। तो वहाँ पे उनकी खाली तारीफ़ की जाती थी ताकि उनको गिफ्ट मिल सके। अलबरूनी और अबुल फजल ने भी मिहिर भोज की प्रशंसा की है। भोज परमार में परमेश्वर, परम भट्टारक, त्रिभुवन नारायण एवं कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज परमार ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी थी। ये दोनों ही जगह एमपी में है इस समय, मध्य प्रदेश में, धार और उज्जैन दोनों। अब देख लेते हैं भोज की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी थी जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सरस्वती कट्टाभरण जो कि एक व्याकरण थी, और श्रृंगार प्रकाश और श्रृंगार मंजरी। राजा भोज ने धार नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, और राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी पूछी जाती है। आईने अकबरी से प्राप्त उल्लेख के अनुसार भोज की राज्यसभा में लगभग 500 विद्वान रहा करते थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट शासक की। सन 752 ईस्वी के आसपास दंती दुर्ग ने दक्षिण में राष्ट्रकूट की नींव डाली थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी बना था गोविंद द्वितीय, लेकिन इनकी जानकारी अपने इतिहास में नहीं है कहीं लिखी हुई, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गोविंद का भाई ध्रुव 780 में स्वयं शासक बन गया था। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष था, और जैन विद्वान राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहा करते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया एक प्रश्न है।
और अरब यात्री सुलेमान अमोघ वर्ष के समय भारत आया था। अब बात कर लेते हैं गहरवाल वंश की। तो गहरवाल वंश का उदय गुर्जर प्रतिहार वंश के खंडहरों पर हुआ है। मतलब जब गुर्जर प्रतिहार का पूरी तरीके से पतन हो गया था तो उसी जगह पर गहरवाल वंश की स्थापना हुई थी। राजा चंद्रदेव ने 1090 में गहरवाल वंश की नींव डाली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजा चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। राजा चंद्रदेव ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की, अतः ये कन्नौज के गहरवाल के नाम से भी जाने जाते हैं। और काशी को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा। बात कर लेते हैं गहरवाल के कुछ इम्पोर्टेंट शासक के बारे में। तो चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद्र और जयचंद्र। जयचंद्र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए थे। उसमें जयचंद की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, नहीं तो इंडियन हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी। मदनपाल चंद्रदेव के बाद उत्तराधिकारी बने थे। गोविंद चंद्र मदनपाल का पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा खास कार्य इम्पोर्टेंट नहीं किया था। इस वजह से खाली एक एक लाइन में मैंने इनको बता दिया है। गोविंद चंद्र का उल्लेखनीय कृत्य है उसकी मगध विजय, जिसमें इसने पालों को हराया था। तो देखिए, तो गोविंद चंद्र एक बार पाल को हरा चुके हैं, जो कि मगध में इन्होंने पाल को हराया था। और गोविंद के सिक्कों पर लक्ष्मी की बैठी हुई आकृति अंकित है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर। तो देखिए, अब इनके पास कई लक्ष्मी थी, इनके जो सिक्कों पर लक्ष्मी बनी हुई थी, बैठी हुई लक्ष्मी, इस वजह से इनका जो मंत्री था वो लक्ष्मीधर था, ऐसा आप याद कर सकते हैं। लक्ष्मीधर राजनीति शास्त्र का प्रखंड विद्वान माना जाता है, मतलब राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान था इसको। और लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जयचंद्र की। जयचंद्र का टाइम पीरियड है 1170 से 1194। जयचंद्र गहरवाल वंश का अंतिम परंतु उल्लेखनीय शासक माना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, जयचंद्र की भूमिका अहम मानी जाती है। इसने चौहान के साथ विश्वासघात किया था और गौरी की मदद की। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और जब दूसरा तराइन का युद्ध होता है तो उसमें जो जयचंद होते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं इनके साथ और गौरी की मदद करते हैं, जिसकी वजह से चौहान वंश की खात्मा हो जाता है भारत से। नहीं तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी अगर जयचंद ने विश्वासघात नहीं किया होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पावरफुल शासक माने जाते थे उस समय के। इसी वजह से यही एक रीज़न था कि जयचंद को बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में परास्त किया था और उनकी हत्या करवा दी थी। क्योंकि जब वो इंडिया के जो मेन शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जब उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कर लिया तो इन फ्यूचर गौरी को लग रहा था कि वो उनके साथ भी विश्वासघात कर सकता है। इस वजह से इन्होंने इनको मरवा दिया था 1193 में चंदावर के युद्ध में। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।